कहाँ तक हुआ था? आवाज बढ़ाइए। कहाँ तक हुआ था जी? ये लड़का, अरे हुआ था कहाँ तक? चलिए शांत रहिए। लैब हो गया। चलिए, 141 में देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन बताए गए हैं? बुलर ना। और ये झील रुको हो जाएगा। और ये झील कल भी मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? और सबसे बड़ी बात ध्यान देंगे कि हमने कहा था कि ये मीठे पानी का तो है ही, साथ ही इस झील का निर्माण जो है, टाइप है, वो गोखुर झील का उदाहरण है। कैसे झील का? तो देखिए, अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर कैसे झील का उदाहरण है? गोखुर झील। कैसे झील? और इस झील का संबंध जिस नदी से है, उस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से। किस नदी से? और ये कैसे झील के उदाहरण है? गोखुर। कैसे झील? तो गोखुर झील का उदाहरण है कौन? बुलर। और इसका संबंध किस नदी से है? झेलम। किससे? कन्फर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा, जबकि इसका संबंध कहां से था? जम्मू कश्मीर से। और कल मैंने बताया था कि चिल्का जो है, चिल्का किस राज्य में था? उड़ीसा। और ये कैसे झील का उदाहरण था? लैगून झील। कौन झील? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील चिल्का कैसे झील? और लैगून का संबंध सदैव ध्यान रखिएगा कि ये सागर या महासागर से संबंध होगा। सागर या किससे? तो सागर या महासागर या खाड़ी की बात करेंगे तो ये समुद्र के किनारे ही लैगून झील का निर्माण होगा। क्योंकि लैगून जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, इसके निर्माण में सागर, महासागर या खाड़ी का योगदान है। जबकि गोखुर झील के निर्माण में किसका योगदान है? नदी का। किसका? कन्फर्म ना? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर कैसे झील का? गोकुर झील के निर्माण में भाग कौन लेगा? नदी भाग लेगा। कौन लेगा? लेकिन वो नदी कौन थी? झेलम। जबकि ध्यान रखेंगे, चिल्का कैसे झील का? लैगून झील। कैसे? और इसके लिए सागर या खाड़ी। सागर या, कन्फर्म ना? तो भारत की दो महत्वपूर्ण झील के संदर्भ में मैंने बताया था, एक भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का और एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर। जबकि एक मैंने लोनार झील के बारे में आपको बताया था। तो लोनार कैसे झील का उदाहरण है? क्रेटर झील। कैसे झील? और क्रेटर झील का निर्माण सदैव याद रखेगा ज्वालामुखी। किससे भाई? किससे? तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो झील का निर्माण होगा, तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रश्न की लूनार कैसे झील का उदाहरण है? क्रेटर। कैसे? जबकि याद रखेंगे चिल्का कौन सा? लैगून। कौन सा? अब बुलर कैसा है? गोकुर झील। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किस परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है? बताइए किससे। देखिए कहता है किस परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है? भाखड़ा नांगल। कौन? देखो भाई भाखड़ा नांगल जो है ना, वो याद रखेंगे बांध का नाम है। किसका नाम है? जो बांध बनाया गया है उसका नाम है भाखड़ा नांगल। क्या नाम है? और जो झील बना उसका नाम होगा गोविंद सागर। क्या नाम है? दो सवाल बनेंगे कि सतलज नदी, कौन नदी? सतलज नदी की अगर बात करेंगे तो सतलज नदी पर ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी पर जो बांध है उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल। क्या नाम है? उस बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल। क्या नाम है? तो उस बांध का नाम क्या है? जबकि उस बांध से जो झील बना उसका नाम क्या है? गोविंद सागर। क्या नाम? तो सवाल सीधा याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि गोविंद सागर झील भी किस नदी पर है? सतलज। और याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध भी किस नदी पर है? सतलज। किस पे? किस पे? कंफर्म ना? इसके अलावे कुछ परियोजना एवं याद रखेंगे, जैसे एक बांध है टिहरी। कौन सा? कौन बांध? टिहरी बांध की बात करेंगे तो ये भागीरथी। कौन सा? भागीरथी। कौन सा? भागीरथी। या ध्यान रखिएगा भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और, तो भागीरथी कौन भाई? और भिलांगना। कौन सा? तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर कौन बांध है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। किस राज्य में? कौन बांध? जबकि एक ध्यान रखेंगे गांधी सागर। कौन सा? अब गांधी सागर बांध या परियोजना की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर है। किस नदी पे? कौन सा? गांधी सागर। कौन सा? चंबल पर ही है जवाहर सागर। कौन सा? तो बताओ भाई गांधी सागर और जवाहर सागर किस नदी पे? किस पे? किस पे? तो चंबल पे दो परियोजना, गांधी सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर और, जबकि एक याद रखिएगा माता टीला। कौन सा? माता टीला परियोजना की बात करेंगे या बांध की बात करेंगे तो यह है बेतवा नदी पर। किस नदी पे? कौन सा? माता टीला। कौन सा? तो माता टीला परियोजना किस नदी पे? बेतवा। किस पे? कौन सा? माता टीला। कौन सा? कंफर्म ना? चलिए ध्यान रखेंगे तो यहां पर पूरा आप याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहां पे 143, प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? फ्रांस के एक व्यक्ति थे, याद रखेंगे ये थे वाचर दा। याद रखेंगे परथेस। याद रखेंगे श्रेय कहता है किसको गया है? तो याद रखेंगे प्राग ऐतिहासिक मानव की संस्कृति की खोज जो है वो फ्रांस के, याद रखेंगे वाचर दा पार्थेस। वाचर दा पार्थेस नामक व्यक्ति ने किया था। अब ध्यान रखिएगा कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज। कहाँ पे? तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे चूंकि सरस्वती विलुप्त मानी गई है और फिलहाल गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? यमुना। कौन? कंफर्म ना? अब ध्यान रखेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? यमुना का मिलन जो होता है वो प्रयागराज में होता है। कहां पे होता है? कहां पे? मैंने आपको कई बार बताया था कि गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के संगम को ही प्रयागराज बोला जाता है। तो ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे ये
भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, कौन? और गंगा के संदर्भ में मैंने कहा है कि गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? तो गंगोत्री के गौमुख से कौन निकलती है? गंगा, कौन? जबकि ध्यान रखेंगे एक खास जगह है बंदरपूछ। कौन सा? बंदरपूछ की बात करेंगे, उत्तराखंड से निकलती है यमुना, कौन? यमुना की बात करेंगे तो यमुना के किनारे ही नई दिल्ली बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना के बाद ये नदी आती है मथुरा। कहां पे? कहां पे? तो यमुना, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के बाद ये नदी का पड़ाव है मथुरा। कहां पे? मथुरा के बाद ये नदी आती है आगरा। कहां आती है? कहां पे? आगरा। कहां आती है? आगरा के रास्ते ये नदी पहुंचती है, ध्यान रखिएगा, खास जगह है इटावा। कौन सा? इटावा के रास्ते ये बढ़कर सीधे पहुंचती है प्रयाग। कहां पहुंचती है? कहां पे? तो प्रयाग की बात करेंगे जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रयाग में ध्यान रखेंगे कौन नदी मिल रही है? यमुना। कौन? किससे मिल रही है? गंगा से। किससे? जबकि गंगा पे सबसे बड़े शहर हैं कानपुर। कौन? तो गंगा पे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर के बाद प्रयाग। कौन? प्रयाग के बाद गंगा सीधे आती है वाराणसी। कहां आती है? वाराणसी। कहां आती है भाई? वाराणसी को ही काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसके बाद ध्यान रखेंगे गंगा वाराणसी से आगे गाजीपुर के रास्ते बिहार आ जाती है। कहां जाती है? बिहार। कहां पे? कंफर्म ना? और बिहार में हमने बोला था कि गंगा बिहार के कुल कितने जिले? अब तो याद ही हो गया, कितने जिले? कंफर्म ना? इसके बाद गंगा चली जाती है झारखंड। कहां? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। कहां? वेस्ट बंगाल में इस नदी पर एक बैराज है, कौन? फरक्का। कौन बैराज? और फरक्का बैराज से पानी आता है हुगली में। किसमें? किस नदी में? तो हुगली नदी में फरक्का बैराज से किस नदी का पानी आता है? गंगा का। किसका? तो गंगा का जल या गंगा का पानी फरक्का बैराज के पास से किस नदी में? हुगली। किस नदी में? चूंकि हुगली की बात करेंगे, हुगली पर ही एक बंदरगाह है हल्दिया। कौन? कौन? और कोलकाता। कौन? कौन? तो कोलकाता या और हल्दिया किस नदी पे? हुगली। किस पे? और यहीं से बनता है हल्दिया टू प्रयाग। हल्दिया टू, हल्दिया टू, और ये बनता है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग। क्या बनता है? क्या बनता है? राष्ट्रीय जलमार्ग। याद रखेंगे जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को किससे? हल्दिया को। तो हल्दिया को प्रयाग से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना? 1। कितना? जबकि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पे? जो सदिया को धुबरी से, सदिया को, तो सदिया को धुबरी से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना? 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 तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको किसको? सदिया को। और किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा। किसको है? और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा पे है, जो हल्दिया को किससे जोड़ता? प्रयाग। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कौन? कौन? कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा, कई सवाल इससे आपको बना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण कब किया गया? 1982 में। कौन सेतु? कौन सेतु? गांधी सेतु। और यहीं पर है पटना टू, याद रखेंगे वैशाली। पटना टू। तो गांधी सेतु पटना को बिहार के किस जिले से जोड़ता है? वैशाली। किससे?
वैशाली से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा। कहता है कि पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित होना चाहिए? कितने? कितने? तो भाई सीधा ध्यान रखेंगे कि पूरे पृथ्वी का 33%। पूरे पृथ्वी का कितना? तो पूरे पृथ्वी का 33% वन चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलित रह सके। लेकिन ध्यान रखेंगे मानवीय एक्टिविटी और मानवीय विकास, मानवीय डेवलपमेंट के कारण लगातार वन कटे, जो पर्यावरण के लिए ध्यान रखेंगे क्या है, काफी गंभीर समस्या है। और लगातार विश्व में तापमान और विश्व की जलवायु पर इसका असर देखा जा रहा है। तो दुनिया के अंदर ध्यान रखेंगे कि लगातार वनों के और जंगलों के ध्यान रखेंगे कटाई पर लगातार रोक लगाया गया ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। तो 33% वन चाहिए। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में औसतन लगभग याद रखेंगे 24%। कितने प्रतिशत? 24%। कितने प्रतिशत? तो ये ध्यान रखेगा कि 24% वन है, जो औसतन वन की अगर बात करेंगे तो लगभग कितने प्रतिशत कम है? 9। कितने? कितने? तो औसतन वन कितना प्रतिशत कम है? 9। कितने? 9। और होना चाहिए कितना? 33। और है कितना? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा, अक्सर ध्यान रखेंगे कि कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधे के लिए ध्यान रखेंगे जलवायु, मौसम और तापमान का बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि जो वनों के प्रकार हैं, भारत की बात करेंगे तो भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इतने बड़े ये देश है कि ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी वनों के कई प्रकार हैं। वनों के क्या हैं? तो वनों के कई प्रकार हैं। भारत में ही कोई वन ऐसा है जो ध्यान रखेंगे कि सदैव हरा भरा रहता है, कोई वन याद रखेंगे पत्ते का त्याग करता है, कोई ध्यान रखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर अपने पत्ते का त्याग करता है, और कोई वन भारत में ऐसे हैं जो शीत ऋतु के आने के बाद पत्ते का त्याग करता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि अल्पाइन टेंगा कोंधारी वन जो हिमालय क्षेत्र में है, वो शीत ऋतु के आगमन पर पूर्णतः अपने पत्ते का त्याग कर देता है। जबकि बिहार में जो वनस्पति और वन हैं, बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ क्षेत्रों में, वहां पर ध्यान रखेंगे ग्रीष्म ऋतु के आगमन के फलस्वरूप अपने पत्ते का त्याग कर देते हैं। जबकि ध्यान रखेगा कि भारत में भी कुछ ऐसे वन हैं जो ध्यान रखेंगे सदैव हरे भरे रहते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ये जलवायु, मौसम और वर्षा के वितरण पर पेड़ों, जंगलों और वनस्पतियों का भी ध्यान रखेंगे टाइप है। जैसे ध्यान रखेंगे, ये आपको पता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा अलग अलग याद रखेंगे प्रतिशत से होती है। जैसे ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। कहां पे? केरल में। कहां पे? केरल। कहां पे? केरल। जबकि बिहार में 100 से याद रखिएगा 150 सेंटीमीटर वर्षा बिहार वाले एरिया में भी हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि मासिन राम की बात करेंगे तो कितना, लगभग कितना सेंटीमीटर होता है? लगभग 1100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कहां पे? मासिन राम। कहां पे? 1100 या 11,000 समथिंग, चेक कर लेना है ना। तो याद रखेंगे 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो ये वर्षा के वितरण पर ही पेड़ पौधे का भी विकास माना गया है। अब ध्यान रखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में, जबकि हिमालय के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा कि ये खास करके हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति और वन होए, उसमें ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है कोंधारी वन। कौन वन?
कोंधारी वन को ही हम टेंगा वन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसे ही अल्पाइन वन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पाइन वन, क्या कहते हैं। तो कोंधारी, टेंगा और अल्पाइन, कोंधारी, टेंगा और अल्पाइन। सीधा सवाल पूछेगा कि कोंधारी, टेंगा और अल्पाइन वन जो है वो भारत के किस क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय, किस क्षेत्र में। और अगर हिमालय आपको पता है तो ये तो स्पष्ट है कि राज्य भी आपको पूरा पता हो जाएगा, क्योंकि हिमालय भारत के किस क्षेत्र में है, या तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अगर आपको पूछ देगा कि सीधा, अगर आपको याद है कि कोंधारी, टेंगा या अल्पाइन वन हिमालय क्षेत्र में मिलता है, और फिर सवाल आ गया कि बताइए कोंधारी, टेंगा वन क्या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि वहां हिमालय है ही नहीं या वहां बर्फबारी होता ही नहीं है। इसलिए कर कोंधारी, टेंगा और अल्पाइन वन की बात करेंगे तो इसमें जो वनस्पति के प्रकार हैं वो याद रखेंगे, मौसम अर्थात ठंडा, बर्फबारी पर निर्भर करता है। ये वनस्पति बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीले होते हैं, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ मिलते हैं। किसके पेड़ है, तो बताइए, देवदार कौन, चीड़ कौन, पाइन कौन। चीड़ के अलावे याद रखेंगे पाइन कौन भाई, तो ये देवदार के अलावे, चीड़ के अलावे कौन, पाइन। पाइन के अलावे बिल्लो, कौन सा, कौन सा, बिल्लो के बाद है अस्प्रूस, क्या है, क्या है, तो देवदार, चीड़, पाइन, बिल्लो, अस्प्रूस। देवदार, चीड़, पाइन, बिल्लो, अस्प्रूस। ये बताइए हिमालय, कोंधारी, टेंगा या अल्पाइन वन के उदाहरण हैं कि नहीं है। ये वन के आकार स्वरूप जो हैं वो सीधा ध्यान रखेंगे इस तरह के होते हैं, इसलिए क्योंकि हिमालय क्षेत्र में एक खास महीने दिसंबर से जनवरी, 2 महीने तो कन्फर्म इस एरिया में बर्फबारी होती है भीषण। इसलिए कर इस बर्फबारी से बचने के लिए ये सारे पेड़ अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिन्हें टेंगा या कोंधारी या अल्पाइन वन कहते हैं, जो हिमालय क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में। जबकि ध्यान रखिएगा कि भारत के केरल की अगर बात करेंगे तो केरल में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर यहाँ सालों भर एक जैसा रहता है, वर्षा सालों भर होते रहता है। इसलिए कर केरल वाले क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ जो वन मिलते हैं वो सदाबहार मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, सदाबहार, वैसे वन जो सदैव हरे भरे हैं, इसलिए उसको हम सदाबहार वन कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो पेड़ आता है वो मैंने कहा था सिनकोना, कौन सा, सिनकोना के अलावा महोगनी, कौन सा, महोगनी, कौन सा, महोगनी के अलावा है एबोनी, कौन सा, एबोनी के अलावा है बेंत, क्या है, बेंत के अलावा है बांस, क्या है, और बांस के अलावा है रबड़, क्या है। तो बताइए ये सारे वन कैसे वन में आते हैं, सदाबहार। कैसे, तो सदाबहार में सिनकोना कौन, कौन, सिनकोना के बाद महोगनी कौन, एबोनी कौन, बेंत कौन, बांस, रबड़। ये वन वहीं पर लगेगा जहां औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक, और ये सदाबहार वन के अंतर्गत आएंगे। कैसे वन के अंतर्गत, कैसे, जबकि बंगाल के याद रखेंगे, बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में मैग्रोव वन मिलते हैं। कैसे वन, तो बताओ भाई, मैग्रोव वन याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा, कौन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा में कैसे वन, मैग्रोव, कैसे वन। जबकि बिहार, यूपी और झारखंड के कुछ एरिया में मॉनसूनी वन, कौन वन, मॉनसूनी वन या पतझड़, मॉनसूनी या कौन, तो मॉनसूनी या पतझड़ की बात करेंगे, वैसे वन जो वर्ष में एक बार पत्ते का क्या करेगा, त्याग, क्या करेगा। और मॉनसून, जैसे अभी आप जाकर देखेंगे तो अभी लगभग बहुत सारे पेड़ पौधे, आम, महुआ, पीपल, बरगद,
जो ध्यान रखेंगे पूर्णतः पत्ते का त्याग करता है। पूर्णतः पत्ते का क्या करता है? त्याग। क्या करता है? इस लेकर ऐसे वन पतझड़ वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जबकि मॉनसून के आगमन पे वो हरे भरे हो जाते हैं, इस लेकर इन्हें पतझड़ या मॉनसूनी वन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें आम, महुआ, शीशम, आम, महुआ, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आम की बात की जाएगी, आम के बाद महुआ की बात की जाएगी, महुआ के बाद शीशम की बात की जाएगी, शीशम के बाद पीपल की बात की जाएगी, पीपल और बरगद लगभग ध्यान रखेंगे ये सभी पतझड़ वन या मॉनसूनी वन। पतझड़ वन या, तो पतझड़ वन या मॉनसूनी वन के अंतर्गत आम, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद, आम, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद, ये सारे कैसे वन में आते हैं? मॉनसूनी या पतझड़, मॉनसूनी या, मॉनसूनी या। लेकिन क्या आम को राजस्थान के थार में लगा दिया जाएगा तो आम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां उसके लिए जलवायु और तापमान अनुकूल है। तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में बड़े मजे से जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा खजूर है। क्या है? खजूर के बाद बबूल। क्या है? क्या है? और बबूल के बाद नागफनी। कौन भाई? तो खजूर, बबूल और नागफनी, खजूर, बबूल और, तो खजूर, बबूल और नागफनी के लिए औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम भी रहेगा तो ये वनस्पति का विकास होगा। तो भारत में वर्षा और जलवायु के वितरण के हिसाब से वनस्पतियों और वन का भी विवरण किया गया है। ध्यान रखिएगा कि केरल और तमिलनाडु उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में है जहां वर्ष भर गर्मी और वर्षा होती है, इसलिए कर वहां सदाबहार वन का डेवलपमेंट हुआ है। जबकि वर्ष में एक बार भीषण बर्फबारी हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है, इसलिए कर वहां पर कोंधारी, टेंगा व अल्पाइन वन में देवदार, चिड़, पाइन, स्प्रूस और बिल्लो के प्लांट मिलते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा कि बिहार में औसतन ठंडा भी ज्यादा पड़ता है, औसतन गर्मी भी पड़ता है, वर्षा भी होती है, इस लेकर शीतोष्ण जलवायु होने के कारण और मानसूनी जलवायु और शीतोष्ण टाइप के प्रदेश होने के कारण बिहार में पतझड़ या मानसूनी वन मिलते हैं। पतझड़ या क्या मिलते हैं? पतझड़ या, पतझड़ या, कन्फर्म ना? तो उठाओ, आपको नहीं, पीछे तो चलिए हो गया। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा अभ्यास के माध्यम से भाई। तो यहां पर आप समझ गए वन कितने चाहिए? 33%। और है कितना? लगभग 24, याद रखिएगा। चलिए, भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को कब प्रारंभ किया था? 1985, 1900। लेकिन गंगा के सफाई और, याद रखेंगे, गंगा के सफाई को लेकर ध्यान रखेंगे एक प्रोजेक्ट चला था नमामि गंगे। कौन कौन गंगे? जबकि ध्यान रखेंगे 1850, सॉरी 1985, 1900, तो 1985 में भारत सरकार ने गंगा कार्यक्रम परियोजना को कहता है प्रारंभ किया था। तो ये किया था गंगा के, ध्यान रखेंगे, खास करके गंगा प्रदूषित ना हो और गंगा सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए कर ध्यान रखेंगे 1985 में गंगा कार्य परियोजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। चलिए, कहता है भाई, कहता है कि पवई झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कहां पे? कौन झील? तो पवई झील का संबंध कहां से है? कहां से? कौन झील? पवई झील। कौन झील? और महाराष्ट्र में पढ़ा चुके हैं लोनार। कौन? लोनार झील भी कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? और पवई झील का संबंध कहां से है?
महाराष्ट्र। कहां से? अच्छा बताइए, अजंता कौन सा? अजंता की पहाड़ी कहां है भाई? कहां पे? कौन सी? अजंता कौन से? अजंता के बाद यहीं पर है हरिश्चंद्र। कौन से? हरिश्चंद्र की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? कहां पे? महाराष्ट्र में। तो अजंता, हरिश्चंद्र और सबसे महत्वपूर्ण है महाबालेश्वर। कौन सा? बताइए भाई, महाबालेश्वर का भी संबंध कहां से है? कहां से? महाराष्ट्र। कहां से? कौन सा? महाबालेश्वर। कौन सा? जबकि लोनार झील का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र। याद रखिएगा। कहता है ऊटी झील किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। कहां पे? कौन झील भाई? ऊटी झील भी है। और ऊटी की बात करेंगे तो ऊटी एक हिल स्टेशन भी है। क्या है? तो ऊटी झील और ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में। ये नीलगिरी पहाड़ी, कौन पहाड़ी बताओ भाई? कौन पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक हिल स्टेशन है ऊटी। कौन भाई? तो ऊटी झील और ऊटी झील और ऊटी याद रखेंगे। हिल स्टेशन की अगर बात करेंगे, ये दोनों किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी। कौन पहाड़ी? हमने कई बार बताया है कि नीलगिरी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे के वैरायटी, जीवों के वैरायटी नीलगिरी पर ही मिलता है दक्षिण भारत में। क्योंकि यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है? मिलन। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कौन पहाड़ी? नीलगिरी। कौन? तो नीलगिरी पहाड़ी पर ध्यान रखेंगे दो, पश्चिमी घाट और और नीलगिरी पर ही हिल स्टेशन है ऊटी, जिसे उदंग मंडलम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊटी या उदंग मंडलम। ऊटी या तो ऊटी का एक अन्य नाम उदंग मंडलम हिल स्टेशन, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। किसको? ऊटी को। किसको? तो ऊटी हिल स्टेशन और ऊटी झील किस राज्य में? तमिलनाडु। और पूछेगा कि ऊटी जो हिल स्टेशन या झील जो है वो किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी। किस पे? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी के बारे में मैंने बताया था कि इस जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? किसका? नीलगिरी। किसका? तो नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? 1900। और नीलगिरी की चोटी का नाम? डोडा बेटा। क्या नाम है? तो नीलगिरी की चोटी का नाम क्या? डोडा बेटा। क्या नाम? किसकी चोटी? कंफर्म ना? नीलगिरी कितने राज्य में फैला है? 3। कितने? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और। तो एक सवाल फिर पूछेगा कि नीलगिरी कितने राज्य में? कर्नाटक, केरल और। तो कर्नाटक के अलावे याद रखेंगे केरल। कौन सा? और केरल के अलावे तमिलनाडु। कौन सा? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला कौन सा? नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी की चोटी का नाम? नीलगिरी जैव मंडल घोषित कब किया गया? 1900। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर दो जनजाति निवास करती है। टोडा। कौन? और कोटा। कौन? तो टोडा और कोटा जनजाति की अगर बात करेंगे, ये किस पहाड़ी पर निवास करती है? किस पे? ध्यान रखेंगे, जब तक सेट नहीं बनाइएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब सेट आप बनाते हैं तब आपको लगता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बात समझ रहे ना? तो कोई भी प्रीवियस ईयर जो भी आपको सेट बीपीएससी से रिलेटेड है, इसमें ऑप्शन 5 तक का है, तो वो प्रीवियस ईयर सेट बनाइएगा तब पता चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा तब। तो उसके लिए सेट भी देखते हैं कि 1 to 5, 6 to 8 का
एप्लीकेशन पर चलते रहता है, जिसका कि अभ्यास भी हम करवाते रहते हैं, है ना। तो लगातार कोई भी चीज एक लिमिट है, ये जान लीजिए। और लगातार जब उसका आप पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा आपके माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन वो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कुछ पते नहीं चलेगा। और ध्यान रखेंगे तो ये पूरा का पूरा तभी, अब जैसे सीधा आता कि टोडा और कोटा जनजाति है किस पहाड़ी पे निवास करती है। प्रश्न है कि नीलगिरी की स्थापना। प्रश्न आ गया कि नीलगिरी की चोटी। प्रश्न आ गया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी किस पे। प्रश्न आ गया उदंग मंडलम हिल स्टेशन कहां है, ऊटी हिल स्टेशन। बताइए, कोई भी सेट अगर आप लोग बना रहे होंगे तो छोड़िए, हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसमें तो आप अगर सेट बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तो वो लगभग सेट मिलेगा। और उसी पर मैं फोकस करता हूं, क्योंकि सेट में भी और पूछने की भी संभावना है, ज्यादा फोकस उसी पर करते हैं। इसलिए कर एक क्वेश्चन के बदले हम आपको 10-15 20 पॉइंट से अवगत नहीं कराते हैं, आपको रिवाइज करवा के याद करवाने का कोशिश करते हैं, ताकि जितना आपको रिवाइज हम बार बार कराते रहें उतना आपके माइंड में रहेगा। खूब आप 1 महीने अभी हमसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, वहीं पर आके आप रुक जाएंगे। तो आपको तो निरंतर यहाँ के अलावे अपने रूम पे भी निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब देखिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखाई देगा। एक सवाल की ओर चलेंगे भाई, क्या कहता है ध्यान दीजिए। आ ही गया, कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, बताइए किस पे, कौन नांगल, अभी बताए थे ना। तो भाखड़ा नांगल किस नदी पे भाई, सतलज, किस नदी पे। और आप ही बता दीजिए कि सतलज की उत्पत्ति कहां से हम करवाए थे, राकस ताल, कौन ताल। तो बताओ भाई, राकस ताल झील कहां पड़ता है, तिब्बत में, कहां पे बताइए, तिब्बत चाइना में है कि नहीं है, कौन सा, राकस ताल, कौन कौन। जबकि ध्यान रखिएगा कि सतलज भारत में आती है सिपकिला दर्रे से, किस दर्रे से। लीजिए, एक सवाल और बन गया कि सिपकिला दर्रे से भारत में कौन नदी प्रवेश करती है, सतलज, कौन, किस दर्रे से, शिपकिला, किससे। तो शिपकिला से प्रवेश कौन किया, कौन कौन। इस पे भाखड़ा नांगल के अलावे इस पर एक और परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी, क्या नाम है। तो बताओ भाई, नाथपा झाकरी परियोजना भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में किस नदी पे, सतलज, किस नदी पे, कौन सा, नाथपा झाकरी, कौन सा। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे, किस नदी पे, कौन सा, नाथपा झाकरी, कौन। और भाखड़ा नांगल कौन, किस नदी पे, किस नदी पे, उत्पत्ति कहां से, राकसताल है कहां, ये नदी भारत आती है किस दर्रे से, शिपकिला, कौन दर्रा। और शिपकिला दर्रा हिमाचल में है, कहां है, कौन दर्रा, शिपकिला, कौन। तो शिपकिला दर्रे का संबंध कहां से है, हिमाचल, कहां से, कंफर्म ना। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है भाई, कहता है कि टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है और कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अभी बताए थे कि टिहरी बांध या परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पे है, भागीरथी और किस नदी पे। तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर कौन बांध भाई, टिहरी बांध, कौन बांध। तो टिहरी बांध का संबंध अभी मैंने बताया था कि उत्तराखंड में, कहां पे है, और उत्तराखंड में 2 नदी, भागीरथी और कौन, भागीरथी और, भागीरथी और। तो भागीरथी और भिलांगना का संगम भी टिहरी के पास ही होता है,
इसलिए कर यहाँ एक डैम बनाए गए हैं, टिहरी बांध। कौन बांध? टिहरी बांध, उत्तराखंड में। कहां पे? चलो भाई, कहता है वाक्य, किसने कहा था कि नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है? पंडित नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था? नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य ध्यान रखेंगे, कृषि विकास, जल विद्युत परियोजना, और ध्यान रखेंगे बाढ़ नियंत्रण। कोई भी बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं भारत में, उसका मूल उद्देश्य है, पहले तो ध्यान रखिएगा कि बांध बना के पानी को स्टॉक करना, जिससे कृषि कार्य हो, कृषि कार्य के अलावे शहरों में पानी मिले। इसके अलावे ध्यान रखेंगे बाढ़ से भी नियंत्रण मिलता है। और फिर ध्यान रखिएगा कि आपका कि बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तो कोई भी नदी परियोजना में सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, जिसका मूल उद्देश्य है देश के और राज्य के विकास को लेकर। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण होगा तो याद रखें कृषि कार्य डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर नहर निकाल लिए जाएंगे और फिर उस एरिया में पानी दिया जाएगा जहां पर पानी, याद रखेंगे, नहीं पहुंचता था। तो जहां पानी नहीं पहुंचता था और कुछ भी नहीं होता था, जैसे ध्यान रखिएगा कि हरिके बैराज के पास से भारत ने सबसे लंबा नहर निकालकर उस क्षेत्र में, याद रखेंगे, कृषि कार्य प्रारंभ किया जहां घास भी नहीं उगता था। तो जहां घास भी नहीं उगता था वहां ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होने लगे। और जो एरिया में फसल होता था लेकिन नदी से बाढ़ के कारण वो फसल डैमेज हो जाता था, तो जहां फसल होता था वो बाढ़ से डैमेज होता था, और जहां ध्यान रखेंगे सूखा था वहां सूखे की समस्या थी। तो बाढ़ और सूखा ये दोनों प्राकृतिक आपदा से बांध बनाकर ही निपटा गया, जिसमें ध्यान रखिएगा कि बाढ़ वाले एरिया में बांध बनाए गए और फिर वहां से नहर निकालकर सूखे एरिया को पानी दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? किसका? तो ध्यान रखेंगे बड़े बड़े नदी परियोजना कृषि विकास को लेकर, जल विद्युत उत्पादन को लेकर और शहरों में पानी को लेकर ध्यान रखेंगे बड़े बड़े डैम और नदी परियोजना क्या किए गए? बनाए गए। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सवाल पूछा गया था, तो आधुनिक मंदिर के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को कहा था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई कि टिहरी परियोजना की विश्व और एशिया में कौन सी स्थान है? विश्व में 5वीं और एशिया में क्या है? प्रथम। विश्व में कौमी 5वीं और एशिया में प्रथम। अब देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, साल 2 साल के बाद हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए, क्योंकि दुनिया में तो बांध बहुत ज्यादा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है कोई भी चीज का निर्माण, कोई भी चीज का निर्माण ध्यान रखेंगे दुनिया में हर दिन हो रहा है, रिकॉर्ड। अब ध्यान रखेंगे हम 5वीं कर दिए हैं और प्रथम कर दिए हैं, कर दिए ना। तो ये तो 5वीं और प्रथम अभी के वर्तमान स्थिति को लेकर, हम जो अभी रिकॉर्ड है उसको लेकर, हो सकता है 2 महीना 6 महीना इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें याद रखेंगे चेंजिंग होता है। तो वहां पर क्या है, थोड़ा अपडेट रहने का जरूरत रहता है, लड़के को भी और टीचर भी अपडेट रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल में सदैव लड़के को भी थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब क्या 6 महीना के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे ये हम ही नहीं कर रहे हैं, आपदा विपत्ति के बारे में मैं बोल रहा हूं। कल क्या होगा कौन जानता है? बात समझ रहे ना। एपीजे अब्दुल कलाम भाषण देते देते जो है मेघालय में मर गए। बात समझ रहे ना। हम ये बात बोल रहे हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो अलगे दिमाग लगा लेता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1900। कब हुआ था? 60। 1900। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। कौन समझौता?
सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? तो सिंधु जल समझौता दो देश, भारत और कौन भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन जल समझौता? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। कब हुआ था? सिंधु जल तंत्र में प्यारे सिंधु के अलावे याद रखेंगे झेलम। कौन? झेलम के बाद चिनाब। कौन? चिनाब के बाद रावी। कौन? रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज। कौन सा? तो सिंधु जलतंत्र में टोटल नदी कितनी? 6। कितनी? कितनी? और मैंने आपको बताया था कि सिंधु जलतंत्र में 3 नदी। कितनी नदियां? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और सिंधु जल समझौता में सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? और 20% पानी कौन लेगा? इंडिया। कौन लेगा? इंडिया। क्लियर ना? तो 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी लेगा इंडिया। सिंधु जल समझौता में 3 नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब। जबकि याद रखेंगे रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और, इसका ध्यान रखिएगा कि इसका 80% पानी लेगा इंडिया। कौन लेगा? इंडिया। और 20% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। कौन लेगा? और नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960। 1900। किन दो देश के बीच? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। कन्फर्म ना? और सिंधु जलतंत्र में टोटल नदियां थी 6। कितनी? तो सिंधु जलतंत्र में टोटल नदी कितनी? 3 नदी का पानी का 80% भारत और 20% याद रखेंगे पाकिस्तान, और फिर 80% पाकिस्तान और 20% भारत। किस समझौता के तहत? सिंधु। कन्फर्म ना? तो चलिए आज का सेशन
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। वर्साय की संधि कब हुई थी आप बताइए तो, डेट के साथ बताइए, खड़े हो जाइए। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए, आप बैठिए। बताइए कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे? अब उनका क्वेश्चन आप बोलते हैं, अपना क्वेश्चन जानते नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं, बैठिए। पीछे से देख रहे हैं, सब लोग मजा ले रहे हैं। कितना नंबर तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। ठीक। यही लास्ट हुआ था ना? बोर्ड नहीं चल रहा है, वो वाला चल रहा है। बोर्ड नहीं चल रहा है, भेजिए तो। हाँ, चलिए, ये हो गया था ना हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रोम बर्लिन धुरी किसके बीच की संधि थी? लिख लीजिए। जर्मनी और इटली के बीच में। लिख लिया। रोम बर्लिन धुरी किसके बीच की संधि थी? ऑनलाइन हुआ है कि नहीं? लाइव हो गया है? ये साउंड कर रहा है कैसे? बोला देखिए ना कैसे, वो नहीं आ रहा वहां ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जोड़ दीजिए, लिखिए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग। रोम बर्लिन। रोम जान रहे हैं कहाँ है? रोम जो है ये कहाँ की राजधानी है? लिख लीजिएगा, इटली की राजधानी है। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी, दोनों लिख लीजिए। इसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, और बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है। बोर्ड नहीं चल रहा है उधर। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको जोड़ दीजिए आप लोग। देखिए, रोम बर्लिन, रोम बर्लिन धुरी। इस धुरी का नाम कभी कभी आपको देगा अक्ष। क्या देगा? अक्ष। तो रोम बर्लिन धुरी का अन्य नाम रोम बर्लिन अक्ष है। रोम बर्लिन धुरी का अन्य नाम रोम बर्लिन अक्ष है। अक्ष है, ठीक है। पीछे चल रहा है तो पीछे तो साम उसमें भी चल रहा होगा सेम। आ जाएगा अपने आप। हाँ चलिए, अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा? अच्छा, तब तक लिखिए ना, तब तक आगे लिखिए कि 1936 में, 1936 में रोम बर्लिन धुरी का अन्य नाम रोम बर्लिन अक्ष है। लिख लिए? इसके बाद अगला पॉइंट इसी में जोड़िए, लिखिए 1936 में, 1936 में इटली और जर्मनी के बीच, 1936 में इटली और जर्मनी के बीच, इटली और जर्मनी के बीच
गठन किया गया एक, गठन किया गया एक, गठन किया गया एक, गठन किया गया एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है, गठन किया गया एक सैन्य गठबंधन है, जिसे बाद में जापान को शामिल करने के लिए, बाद में जापान को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। जिसे बाद में जापान को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले रोम बर्लिन धुरी जो है एक गठबंधन का नाम है ना, और वो गठबंधन कैसा है? सैन्य गठबंधन, मतलब इसमें सैनिक लोगों का गठबंधन है जो दो देशों के बीच है, एक है आपका इटली और एक है आपका जर्मनी। क्योंकि ये इटली की राजधानी है रोम और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, इसलिए इसका नाम रखा गया रोम बर्लिन धुरी। और धुरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष। इसका संबंध किससे है? सैन्य गठबंधन से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोम बर्लिन धुरी का संबंध, जो संधि हुआ था, किन दो देशों के बीच से संबंधित हो? जर्मनी और इटली, या फिर जर्मनी और इटली के बजाय हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में आपका रोम और बर्लिन भी दे दे, वो भी संभावना है कि वो आंसर दे दे, तो वहां भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सितंबर 1939 में किस देश पर हिटलर ने हमला किया था? पोलैंड। पोलैंड, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण याद है? कौन सा युद्ध? कहाँ का था ये? हिटलर ऑस्ट्रिया का ना, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहीं का था ना। और ये जर्मनी का चांसलर कब से कब तक रहा? 33 से 45 तक। किस पार्टी के रूप में जाना जाता है? कौन सा पार्टी? नाजी पार्टी। लिख लीजिए एक दो पॉइंट और। लिखिए, हिटलर, नाजी पार्टी तो कल बताए ही थे। हिटलर क्या? जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बताए थे ना। हाँ लिखिए, हिटलर जिस नाजी पार्टी से जुड़े थे, एक लाइन आगे का लिखा रहा है, वो नहीं लिखाएंगे, जो लिखाए हैं वो थोड़ी लिखाएंगे। हिटलर जिस नाजी पार्टी से जुड़े थे, हिटलर जिस नाजी पार्टी से जुड़े थे, उसे थर्ड रिच की संज्ञा दी गई है, उसे थर्ड रिच कहते हैं। ऐसे तो रिच का मतलब अमीर होता है, थर्ड रिच की संज्ञा दी गई है। थर्ड रिच, उसे थर्ड रिच यहां लिख दिए। थर्ड मतलब तृतीय होता है ना, बोला थर्ड रिच की संज्ञा दी गई है। मतलब नाजी पार्टी का संबंध था हिटलर से, और थर्ड रिच का भी संबंध किससे है? हिटलर से। ये शब्द है, थर्ड रिच का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था? हिटलर से था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? ड्यूसमार्क। लिख लीजिए, चेंज हो गया, अभी यूरो हो गया। अभी ये लिखिए ना, इसके बाद ये हम अपने अनुसार आपको नोट करवा देते हैं। देखिए, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। जर्मनी की मुद्रा का नाम पहले क्या था? ड्यूसमार्क। आप लिखे क्या है? ड्यूसमार्क। तो एससीईआरटी में जो किताब में दिया हुआ है वो इस पे पहले से जो था वो है। इसका इतिहास क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम है ड्यूसमार्क। वर्तमान में ये पूछेगा ना पहले क्या था, पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ड्यूसमार्क, जिसे 1948 से 2002 तक इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ इतना लाइन अगर छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि 2002 के बाद कुछ अलग चेंजिंग हुआ है, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कब से कब तक हुआ है? 48 से 2002 तक। इसका मतलब 2002 के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। पहले क्या था? ड्यूसमार्क। पहले ड्यूसमार्क, अभी क्या है? यूरो। अब इसके इतिहास जर्मनी
1990 में, आप नहीं लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं? हाँ, क्या चाहिए? अपने हिसाब से। अच्छा, छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के बाद 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के बाद एकीकृत जर्मनी, यानी जो अब एकीकरण के बाद जो पूरा जर्मनी हॉल जर्मनी हो गया, एकीकृत जर्मनी की मुद्रा बनी रही। एकीकृत जर्मनी की मुद्रा बनी रही, ठीक है, समझ में आया? वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। कब से ये यूरो हुआ? 2002 से पहले क्या था? तो ड्यूस मार्क को जो अपनाया गया था कब? 1948 में जो अपनाया गया था इसको, मुद्रा को, ये जर्मनी का किस हिस्से का पार्ट हुआ था? पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी का एकीकरण करने के बाद पूरा हॉल जर्मनी का बन गया। ये कब से? 1900। वर्तमान में जर्मनी का करेंसी का नाम क्या है? क्लियर है? अब एक सवाल हमको बताइए कि भारत का सबसे पहला, जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन है? दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? 1900। ये याद करने में आपको सुविधा थोड़ा देगा कि जो डीबीसी है, दाल भात चोखा, स्टूडेंट का खाना होता है बढ़िया, दाल भात चोखा, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना 1948 में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये, बहुउद्देशीय परियोजना था। कौन? डीबीसी, दामोदर नदी पर स्थित। 1948 डेट याद रखिएगा, ठीक। हालांकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन आपका नहीं देगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में यही पूछेगा कि जर्मनी की मुद्रा का नाम वर्तमान में क्या है? यूरो, थोड़ा करेंट को जोड़कर। और ऐसे अगर क्वेश्चन देगा तो जर्मनी की मुद्रा क्या होती थी, तो ड्यूस मार्क। या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो 2002 से पहले जर्मनी की मुद्रा क्या होती थी। अगला, हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब से संभाला था? ये सब तो कल भी हम लोग चर्चा किए थे ना। 1933। इस समय ज्यादा समय नहीं देना है, था आगे बढ़ना है। वर्साय की संधि में जर्मनी के क्षेत्र सार किस देश को दिया गया था? फ्रांस। एक क्षेत्र था सार, ये फ्रांस को दे दिया गया था। जगह का नाम है सार। वर्साय की संधि हुई थी ना, कब हुई थी? तो वर्साय की संधि में जर्मनी के क्षेत्र सार जो है वो किस देश को दे दिया गया था? फ्रांस को। सरवारू की संधि हुई थी, इसके तहत जर्मनी के किस क्षेत्र से वंचित कर दिया गया था? अल्सास लॉरेन को। अल्सास लॉरेन कल भी पढ़े थे। हाँ, वर्साय की संधि है ये, सरवारू बोल दिए, वर्साय है। वर्साय उल्टा लिखा दिया है। वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को किस क्षेत्र से वंचित किया गया था? अल्सास लॉरेन। हाँ, आगे बढ़े। ये सब तो कल बताया हुआ है ना, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, टेंशन है ना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के सामने कौन सी समस्या थी? नॉर्मल सा बात है, द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में सारा क्षतिपूर्ति होगा, गड़बड़ तो होगा ही। जर्मनी के सामने कौन सी समस्या थी? कल बताए थे ना आर्थिक संकट आने का कारण। कोई स्टूडेंट बता पाएंगे कि कैसे आर्थिक संकट आया था किसी भी विश्व युद्ध में? जर्मनी के पास बोल रहे हैं, जर्मनी का आर्थिक संकट क्यों आया था? कौन बताएंगे ये पहले बताइए। और इधर वाला लाइन में कोई नहीं, बोलिए। और कुछ? अमेरिका टाइम, और कोई? हाँ बोलिए। भूल गए? हाँ बोलिए। इधर से कोई हाथ उठाए थे? हाँ बोलिए। टेन। हाँ, और कोई? हाँ बोलिए। कल हम सारा बताए थे आप लोग को। हाँ बोलिए। देखिए, हम कल बताए, बैठ जाइए, हम कल बताए थे आप लोग को यही कि जर्मनी की हालत क्या हो गई थी?
खराब हो गई थी, इस पे जो है बोझ डाल दिया गया था, और जितना भी युद्ध था, युद्ध में हुआ क्षति था, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए बोला गया था। किसको? जर्मनी को। जब वो क्षति पूर्ति करने में ही व्यस्त रहेगा तो उसके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आएगा ही आएगा। वही कारण था कि ये आर्थिक संकट आया। सैनिक भी है, जो आप लोग बोले सारा पॉइंट को एक साथ मिला दीजिए, वो आपका बन जाएगा आर्थिक संकट किसका? जर्मनी का। कल ही तो चर्चा किए थे, पूरा लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखाए थे, समझाए थे। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा था? राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा था। पहले था इसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना, जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसके साथ 2 पॉइंट जोड़ दिया, राष्ट्रीय सोशलिस्ट। राष्ट्रीय सोशलिस्ट तो राष्ट्रीय समाजवादी भी बोलते हैं ना, राष्ट्रीय समाजवाद जर्मन वर्कर्स पार्टी। डेट इसका देखे नहीं हम, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट की जगह पर यहाँ क्या दे सकता है आपका? समाजवाद। समाजवाद का मतलब समझ में आता है क्या? आज इसमें उत्पादन के नियंत्रण जो होगा, उत्पादन पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। और हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रेरणा इससे लिया गया है ना, समाजवादी चीजों से वो क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना आर्टिकल 40 का संबंध महात्मा गांधी से है, उसी प्रकार जो सोशलिस्ट है, समाजवाद है, उसका संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से है। तो हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी, देखिए जर्मन वर्कर्स पार्टी है ही, उसके साथ जोड़ दिया क्या? राष्ट्रीय सोशलिस्ट। जैसे इंडियन हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे HRA और HSRA पढ़े थे। HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 1928 कानपुर में हुआ था। और ये फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला ऑप्शन में आपका फिरोज शाह कोटला भी दे सकता है, दिल्ली भी दे सकता है। ये हुआ था आपका सचिन नाथ सान्याल के द्वारा, जिनका आत्मकथा है बंदी जीवन। और ये हुआ था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। और भी बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित थे, लेकिन मुख्य रूप से जहां से एक का अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही दोनों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया? राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या बोले? रोम बर्लिन टोक्यो धुरी क्या है? सैन गठबंधन। वही क्वेश्चन आ गया ना, इसमें एक लगा दिया क्या? टोक्यो, जापान की राजधानी। जापान का करेंसी है क्या? जापान की राजधानी है ये टोक्यो। एक्चुअल में टोक्यो ऐसे होना चाहिए। और इसका करेंसी है क्या? येन। और जर्मनी का यूरो। पहले था कौन? हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889। छूट नहीं ना रहा है? हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889। हिटलर का जन्म कब हुआ? हिटलर का जन्म, हिटलर की विदेश नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? वर्साय की संधि को भंग करना। वर्साय की संधि को भंग करना। और कल हम लोग वर्साय की संधि डिटेल्स किए हैं। वर्साय की संधि किस पैलेस में हुआ था? किस महल में? वर्साय का महल में, जो पेरिस शांति सम्मेलन का हिस्सा था ना, वर्साय का महल था। कल ही तो बताए थे हम, वर्साय का महल में हुआ था ये। वर्साय संधि को भंग करना हिटलर की विदेश नीति का प्रथम उद्देश्य था। वर्साय की अपमानजनक संधि कब संपन्न हुई थी? रिपीटेड है ना, रिपीटेड ने लिखाए होंगे आप लोग को। 28 जून जो लिखाए हैं वो नहीं हुई। क्या है ना कि ये पहले से क्वेश्चन बन गया है सीआरटी का, ठीक। फिर हमको लगा कि ये सारा जोड़ दें, हम अलग से जोड़े। ये क्वेश्चन हम देखकर जोड़े नहीं है, अलग से जोड़े हैं, लेकिन वो सारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यानी अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब आपको पढ़ने का लेकिन मन नहीं करेगा। ये दो तरह का विद्यार्थी होता है। एक जैसे कभी पढ़े नहीं है तो ये अच्छा आपको नहीं लगेगा, तो आप उसको एकदम छोड़ते चले जाते हैं ना, ये मजा नहीं आ रहा है। जिसमें मजा आ रहा है वही पढ़ेंगे, खूब मजा आ रहा है पढ़ने में, रिजल्ट उससे नहीं होगा। जिस चीज की कमी है आप में उसको सुधारना पड़ेगा। मन नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन फिर भी उसी को क्या करना पड़ेगा, वही आपका रिजल्ट रोकेगा, याद रखिएगा। इसलिए जिससे डर के भाग रहे हैं
वही आपका बाधा बनने वाला है। उससे संघर्ष करिए, क्या होगा, नहीं आएगा फिर दूसरी बार सीखेंगे, लगातार पढ़ते पढ़ते आ जाएगा कि नहीं। हिटलर ने चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1900 किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। कंफर्म? अच्छा, कौन बताएंगे कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? फिर आंसर बता दिए, हम क्या बोले थे, कौन बताएंगे? इसका मतलब अभी तक आप सही स्टूडेंट, वहां आएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत की सही, लेकिन आप असत्य देखे ही नहीं, आप सीधा देखो सही है, मार दो, हाँ यही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र, एकदम एक नंबर से पढ़ाए हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? पक्का गलत होगा। जो अभी आंसर आप लोग दे रहे हैं ना स्पीड में, और मेरी बात को सुने भी ना, हम बोले कौन बोलेगा हाथ उठाओ, और आप आंसर दे रहे हैं, वो मेंटेलिटी है आपका, वो सोच है आपके अंदर घुस गया है वो, और वो वहां निकलेगा कहाँ? एग्जाम हॉल में। आप कितना भी बोल दीजिए कि नहीं सर एग्जाम में हम संभाल लेंगे, हो ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और 5 ऑप्शन है उसमें, फंसना एकदम तय है। अपने आप को क्या करना है? रोकना है, फिर अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर दे। हड़बड़ी किस बात का है? हिटलर ने चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया? 1939 में। मेरा क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो था कहां पर हुआ था 1939 में? त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। और जब ये इस्तीफा दे दिए तो उसके बदले कौन बैठ गया? डॉक्टर। ये सब क्वेश्चन के सामने जब वो सब क्वेश्चन आता है भारत वाला, तो लगता है भारत वाला क्वेश्चन का कोई हिम्मत नहीं है, लगता है सब फुल टॉस बॉल है। ये सब आता है लगता है सब यॉर्कर जा रहा है। कौन सर? 1917 की रूसी क्रांति का किस देश पर प्रभाव पड़ा था? जर्मनी पर। इसका? रूस की क्रांति का। देखिए 1917 में भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे, एक मॉन्टेग्यू, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़े है ना, एक घोषणा आया था जिसका नाम क्या है? मॉन्टेग्यू घोषणा। अब इसमें स्टूडेंट फंस जाता है कहां पर? उससे पूछता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और उसको लगता है मॉन्टेग्यू घोषणा, और जब पूछता है मॉन्टेग्यू घोषणा तब उसको लगता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये थोड़ा कम पूछता है, और जो 1919 का अधिनियम है उसके बारे में ज्यादा पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना। दोनों को दिमाग में रखना है, ज्यादातर पूछेगा यही आपका 1919 वाला। लेकिन जैसे ही 1919 वाला पूछेगा आपको, ये 1917 वाला पूछ दिया, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? 1919, क्योंकि आप हमेशा हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ते ही रहते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, पढ़ते हैं ना। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए ना। और जो कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932। उसमें किस किस जाति पर विशेष ध्यान देने का बात कहा था? इस पर? ठीक। मेन कैंप किसकी रचना है? मेन कैंप को ही हम लोग बोलते हैं मेरा संघर्ष। ये सब बताया हुआ है आप लोग का, मेरा संघर्ष। ठीक है। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार ना। सैटरडे और संडे वाला जो क्लास होगा आप लोग का, सैटरडे और संडे वाला दोनों क्लास में से कोई क्लास में हम 2-3 क्रांति के बारे में अलग से पढ़ा देंगे डिटेल्स। जैसे रूस की क्रांति हो गया, अमेरिका का क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, जो चीन की क्रांति हो गया, जो महत्वपूर्ण क्रांति है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स कर देंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आराम से क्या हो जाए, बन जाए। वो दोनों दिन में, सैटरडे या संडे या दोनों भी हो सकता है। मेन कैंप को ही क्या बोलते हैं? मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष का संबंध किससे था? हिटलर से। जर्मनी में गणराज्य की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1918 को। गणराज्य, कितने लोगों को गणराज्य के बारे में पता है? अभी हम क्या बोले? हाथ उठाना है ना। जब तक आप इस चीज को समझ रहे हैं, जिस दिन आप ऐसा प्रक्रिया करने लगे तो आप समझे खांटी बीपीएससी के स्टूडेंट हो गए हैं। अब आपको बीपीएससी नहीं छाट सकती है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा,
मतलब कि कॉमन रूप में नहीं फंसा पाएगी। बोलिए कितने लोगों को पता है गणराज्य का मतलब? हाथ नहीं उठाए। लड़की लोग को एक भी पता नहीं है। आप लोग भारत के हैं? अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता है वो हाथ उठाइए। उसमें भी तो सर हाथ उठाइए कम से कम। एकदम आलसी बने पड़े हैं सब लोग। या तो आता है या तो क्वालिटी पड़े हैं। उसमें प्रस्तावना में पहला ही लाइन में आता है, नहीं आता है। हम भारत के लोग भारत को, उसमें गणतंत्र गणराज्य के बारे में चर्चा है। पक्का है? क्या होता है गणराज्य का मतलब? तो गणराज्य या गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, इस राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा। ये राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब इसका क्या होगा? चुनाव होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो सुप्रीमो है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम लोग उसमें वोट, हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा वाले लोग वोट देते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया ना। तो इसलिए राष्ट्र अध्यक्ष जब इसकी नियुक्ति जो होगी, मतलब ये राजा का बेटा राजा के रूप में नहीं काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गणराज्य। तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछेगा, क्या भारत गणराज्य है या गणतंत्र है? बोलिए, क्या भारत लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, उसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो क्या ब्रिटेन लोकतंत्र है? ब्रिटेन में भी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, लेकिन क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? क्योंकि यहाँ राजा जो है, राजा का बेटा राजा होता है। महारानी आएगी, फिर उसकी महारानी, फिर आगे चलते महारानी ले जाए, से सब चलते रहेगा। तो इसलिए यहां से एक कॉमन क्वेश्चन क्या निकलता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश है, सही गलत? दूसरा देगा कि ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक देश है, सही है। लोकतंत्रात्मक तो है ही, गणतंत्रात्मक नहीं है। मतलब वहां राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो राजा का बेटा राजा होता है, यानी वहां पर उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं? तो ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक देश है, सही गलत? फिर अगला देगा, ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश है, गलत। गलत है ना? जब तक आप उस मीनिंग को समझेंगे नहीं, आंसर नहीं बना पाएंगे। और जो नया विद्यार्थी होगा उसको लगेगा सब तो एक ही है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, गणतंत्र है, सब शब्द लगेगा उसको कैसा? जब आप इस शब्द को नहीं समझते फिर उसको बनाइए तो देखिएगा आप अंदाजे मारते हैं, तब तो सही लग रहा है, एक से अधिक ऑप्शन मार देते हैं। लेकिन जब हर शब्द का मतलब आपके दिमाग में आ जाता है, तब वो क्वेश्चन गलती होने का संभावना रहता ही नहीं। पढ़ाई में दो चीज हमेशा होता है, एक फैक्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट जो कहानी है उसका, है ना, उसका मोटो क्या है उसको समझना होता है। फैक्ट रटने वाला चीज है, उसको समझा नहीं जाता है। समझ रहे बात को? अगर बाबर पानीपत का युद्ध लड़ा था कब? 1500, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1936 से खूब क्वेश्चन आता है। फिर भारत के संदर्भ में जो हमारे यहाँ कृषि आंदोलन ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, किसान आंदोलन, स्वामी सजानंद वगैरह के बारे में चर्चा जो दिखता है 1936, 1936। अच्छा बताइए 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। 1937 कहाँ हुआ था? फैजपुर गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है? जर्मनी और रूस के मध्य राइन की संधि कब हुई थी? 18 अप्रैल 1904। अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? 1904। किसके द्वारा? देख रहे हैं कितना जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं। इधर इंडियन हिस्ट्री में कोई दिक्कत हो रहा है? तुरंत आंसर आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक छोटा क्वेश्चन, जो छोटा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़े, वो छोटा है इसलिए छोटा। जब बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो वो सारा क्वेश्चन आपको क्या लगेगा? आसान लगने लगेगा। नहीं लगेगा आसान? तो 18 अप्रैल 1904 को हुआ था। किसका? जर्मनी और रूस के मध्य। आपको यही काम करना है, जो याद नहीं है ना उसको कोरिलेट कर देना है जिससे याद है उससे।
जैसे अभी हम एक किए थे डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 1948, वहां पर क्या क्वेश्चन बताए थे वर्ल्ड हिस्ट्री का? जर्मनी के क्वाइंस के बारे में बताए थे, याद आ रहा है? अब क्या याद आ रहा है ये बताइए तो सबसे पहले जो पश्चिमी जर्मनी वाला लोग जो करेंसी को यूज किया वो क्या था? ड्यूसमार्क। तो कब से? 1900। तो जब कोरिलेट करिएगा ना तो याद करने में क्या होगा? आसान होगा। इसलिए आपको बोलते हैं हर क्वेश्चन जो याद नहीं होता है उसको क्या कर लीजिए? कोरिलेट। जैसे आपका साइंस अच्छा है तो साइंस अच्छा है तो आर्ट्स पेपर को किससे कोरिलेट कर दीजिए? साइंस से। जैसे ज्वालामुखी पढ़ते हैं या फिर जैसे अलग अलग चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ते हैं, और साइंस में पढ़ते हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल पढ़े हैं, तो अगर दोनों में से कोई भी पेपर सही है ना तो एक दूसरे को क्या कर दीजिए? हिंट कर दीजिए, उसको लिंक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। गोस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस। गुप्तचर पुलिस लिख लीजिए, गुप्तचर पुलिस। गोस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस को क्या कहते थे? गोस्टापो। आप लोगों को कितना तक क्वेश्चन मिला है? 200 है। धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? रूर। यही रूर से आपको याद आ रहा होगा फिर भारत का छोटा नागपुर का, याद आ रहा है? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं किसको? भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है खनिज लवण सबसे ज्यादा होता है, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना? तो ये रूर प्रदेश में जो है खनिज संपदा यहाँ पर क्या है? खनिज संपदा यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? रूर। और चूंकि हमारे छोटा नागपुर का पठार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार है ना, इस पठार में भी खनिज लवण की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या? रूर। तो वो जर्मनी का रूर है और ये भारत का रूर है। लेकिन ये भारत का रूर इसलिए नाम दिया क्योंकि जर्मनी में एक प्रदेश कौन सा है? रूर। जैसे यहाँ का खेतान मार्केट आप देख लीजिए, ठीक, बगल में है ना खेतान मार्केट, यही आप गए आरा में, आरा में देखा अरे पटना वाला पहुंच गया आरा, बोला अरे तो एकदम खेतान मार्केट जैसा भीड़ भाड़ है, अब उसको नाम दे देगा आरा का खेतान मार्केट। क्या नाम दे देगा? आरा का खेतान मार्केट। लेकिन एक्चुअल में खेतान मार्केट है कहाँ? पटना में, लेकिन वो बन गया आरा का खेतान मार्केट क्योंकि उसकी विशेषता, उसका गुण जो है वो पटना से मिलता है। तो ये रूर है कहाँ पर? जर्मनी में। और ये फेमस है किसके लिए? खनिज के लिए। इसीलिए ये लिखा है कि जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? रूर। हमारे यहाँ भी अगर छोटे नागपुर के पठार के आसपास का इलाका को देख लीजिए, जैसे झारखंड वगैरह, मुख्य रूप से कौन? झारखंड वगैरह, तो इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड। भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना कौन? टिस्को, 1907 में स्थापित हुआ था ना, टाटा स्टील कंपनी था ना। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन है? रूर। इसी तरह का वो आता है भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर कहाँ? अरे मैनचेस्टर कहाँ है? यूके में है। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, जो मन करे बोल दीजिए, हालांकि तीनों में अंतर है लेकिन फिर भी आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं समझने के लिए। तो ये जो है ये मैनचेस्टर एक्चुअल में कहाँ है? इंग्लैंड में। वहां पर जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र के लिए, वस्त्रों के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ भी वही क्वालिटी, उसी तरह का चीज दिखता है कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसलिए जोड़ दिया क्या कि भारत का मैनचेस्टर कौन? अहमदाबाद। उत्तर भारत में वही चीज दिखता है कहाँ पर? कानपुर में। इसलिए जोड़ दिया उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन? कानपुर। उसी तरह दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन? अब सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर रूर कहाँ है? मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर कहाँ है? तो भारत का रूर किसको बोलते हैं? इसे अभूतपूर्व वीरता के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। हिटलर, आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था किसको? हिटलर को। हिटलर, आयरन क्रॉस, ठीक है, वो दिया था एक, बोलते हैं ना, मतलब ये नहीं बोलते हम लोग के यहाँ वीरता का पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग रूप में, है ना। फिर बंद हो गया। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद हमारे पास भी क्वेश्चन नहीं है, तो आज जो हो गया रहने दीजिए, है ना, इसके बाद नहीं ना क्लास।
मैथ का? आज अभी इसके बाद क्या क्लास है? अरे इस रूम में कौन सा क्लास है? एससीईआरटी खत्म ना? तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? एक और है, इसमें क्वेश्चन है ही नहीं, अगले क्लास में करवा देंगे। आराम से सभी लोग निकलिएगा, बेंच उच मत गिराइएगा। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है ना?